नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में टीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, जो कि आज होने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। जो एसिड, बेस एंड साल्ट चैप्टर है, ये आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अभी हम लोग समझेंगे कि अम्ल क्या है। तो देखिए, अम्ल का जो स्वाद होता है ये खट्टा होता है और ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है, लाल कलर में बदल देता है। देखिए, आप जानते हैं कि जो नींबू होता है उसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी जो अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, इनका स्वाद क्या होता है, जनरली खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कलर में चेंज कर देते हैं। देखिए, ठीक उसी तरीके से क्या है कि जो क्षार होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है और ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कलर में चेंज कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, क्षार नीला कलर में चेंज कर देता है। तो देखिए, हर एक चीज़ को तो आप ये स्वाद या फिर उसको चख कर ये नहीं बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक पीएच इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और जिसमें से एक है लिटमस। लिटमस का पेपर भी आता है, सॉल्यूशन भी आता है। तो जनरली जो लिटमस है ये क्या है, ये एक पीएच इंडिकेटर है जो किसी सॉल्यूशन को बताता है कि ये एसिड है या फिर बेस है। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो एसिड है ये नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देता है, तो लाल में चेंज कर देता है। और जो क्षार है, यहाँ पे जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र किस में बदल जाता है, लाल लिटमस पत्र किस में बदल जाता है, नीला कलर में बदल जाता है जब उसमें क्षार डाला जाए या फिर बेस डाला जाए। तो देखिए, आपका लिटमस जो है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसको जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। देखिए, उसी प्रकार से फिर आपका जो हल्दी है, टर्मरिक है, ये टर्मरिक भी क्या है, ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे मेथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फथेलीन का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, जनरली जो मिथाइल ऑरेंज होते हैं और फिनोल्फथेलीन होते हैं, ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक सूचक हैं, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर हैं पीएच के। देखिए, या फिर एसिड या फिर बेस के। तो मिथाइल ऑरेंज का उपयोग जनरली लेबोरेटरीज में हम लोग क्या करते हैं, और जब मैं लेबोरेटरीज में रहता था, काम करता था, तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज का यूज़ हम लोग सेल के स्टेनिंग में करते थे। और जनरली जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, आरएनए और डीएनए होता है। तो जब मिथाइल ऑरेंज से हम लोग स्टेन करते थे तो जो उसका न्यूक्लियस था वो थोड़ा पिंक कलर का दिखाई देता था और जो उसके आसपास में साइटोप्लाज्म में सराउंडिंग में जो रहते थे वो आपका बैंगनी कलर में दिखाई देता था। तो खैर, ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये बताता था कि आपका जो स्टेनिंग हुआ है वो क्या है, वो बेस है या फिर एसिड है, किस नेचर का है, ये भी बता देता था। तो जनरली हम लोग जो सिंथेटिक सूचक यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज हो गया और दूसरा हो गया फिनोल्फथीलीन। तो इसका उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार की जांच के लिए। देखिए, जो लिटमस विलियन होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक तो आपका लिटमस पेपर के रूप में भी आता है और सॉल्यूशन के रूप में भी आता है। लिटमस जो सॉल्यूशन होता है जनरली क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है और बैंगनी रंग जो होता है ये दर्शाता है कि ये ना तो एसिड है और ना ही बेस है अभी। और जब न्यूट्रल रहता है लिटमस सॉल्यूशन तब इसका कलर क्या होता है, बैंगनी कलर का होता है। तो देखिए, लिटमस जो होता है, लिटमस का सॉल्यूशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से निकाला जाता है, तो लिटमस का जो विलियन होता है इसको लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है और ये थैलोफाइटा डिवीज़न का एक सदस्य है लाइकेन। तो लाइकेन से निकाला जाता है आपका लिटमस सॉल्यूशन को, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं
और उसके बाद देखिए आपका जो लिटमस है इसको जनरली यूज़ किस लिए किया जाता है, तो एसिड बेस के संकेतक के रूप में। यानी लिटमस का यूज़ होता है इंडिकेटर के रूप में कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है, ये बताता है। जब आपका समझिए विलियन जब बैंगनी कलर का है तो समझिए कि विलियन जो है वो क्या है, उदासीन है, वो ना तो एसिड है और ना ही बेसिक नेचर का है। देखिए जिस तरीके से आपका यहाँ पे लिटमस जो विलियन सॉल्यूशन है और जो आपका हल्दी है ये क्या है, ये आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है पीएच का, यानी अम्ल और क्षारक का। उसी तरीके से जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन है ये भी क्या है, ये आपका सिंथेटिक सूचक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो लाल पत्ता गोभी है और हल्दी है ये क्या है, ये इसके जो कुछ केमिकल होते हैं। देखिए आपके रेड जो कैबेज होते हैं उसके जो पत्तियाँ होती हैं, लाल कलर का जो गोभी होता है तो उसमें जो पत्तियाँ होती है उसके पत्तियों में एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। और ये डिटरमाइन करता है कि जो ये चेंज भी होता है अम्ल और क्षार की उपस्थिति में। जो लाल पत्ता गोभी है उसका जो कलर होता है ये चेंज होता है। और हल्दी जो है देखिए हल्दी में भी आपका क्या होता है, करक्यूमिन होता है। और हल्दी भी अम्लीय स्थितियों में क्या होता है, पीला हो जाता है। और क्षारीय स्थितियों में क्या होता है, लाल भूरा हो जाता है। जनरली आप देखेंगे कि अगर खाना खाते वक्त या फिर किसी भी तरह से अगर हल्दी कपड़ा में लग जाता है तो जब आप उसे साबुन से धोते हैं तो क्या होता है, ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लाल भूरा कलर का दिखने लगता है जो हल्दी का दाग है। और देखिए जो हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट, वो क्या होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग हल्दी के ऊपर में उसको रगड़ते हैं धोने के लिए कपड़ा को, तो वो किस में बदल जाता है, हल्दी का जो दाग है वो किस में बदल जाता है, लाल भूरा कलर में चेंज हो जाता है। तो एक तरीके से ये जो हल्दी है ये भी एक एसिड और बेस का इंडिकेटर है। लेकिन जनरली हर जगह यूज़ जिसका होता है वो है लिटमस पत्र और लिटमस विलियन, इसी का यूज़ होता है। बाकी जो आपके सिंथेटिक आपके जो इंडिकेटर हैं एसिड और बेस के, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन का भी यूज़ होता है। देखिए और एक चीज़ कि यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि एसिड और जो बेस है इसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब जो अगर ये धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अगर ये धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, और अगर एसिड और बेस आपस में ही अभिक्रिया कर लेंगे तो फिर क्या होगा। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, और क्षारक अगर अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे। देखिए जनरली जो आपका लाल लिटमस पेपर है और फिर आपका नीला लिटमस है, उसके बाद फिनोल्फथेलिन है और मिथाइल ऑरेंज है, ये सब आपका जो रंग परिवर्तन होता है यानी कलर में जो चेंज होता है, इसलिए पता चलता है कि ये आपका एसिड है या फिर बेस है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, जो प्याज होता है और फिर आपका लौंग का तेल होता है, वेनिला जो होता है, ये सब क्या होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। मतलब गंधीय सूचक हैं, घ्राण सूचक हैं। मतलब इनके सेंट से ही आपको पता चलेगा कि ये एसिड है या फिर बेस है। जैसे आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, कि अगर प्याज के टुकड़े टुकड़े आप काट लें और उसको आप कपड़े के टुकड़ों के साथ उसको बांध कर फ्रिज में रख देते हैं और एक दिन बाद फिर से निकालते हैं, और उसको धोने के बाद आप उसको सूंघ के देखिए कि वो किस तरीके का गंध कर रहा है। और जब आप उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे और एक दूसरा टुकड़ा में, कपड़े के टुकड़ा में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, फिर मिलाने के बाद जब आप उसे सूंघेंगे तो सूंघ के देखेंगे, उनका गंध लेंगे तो फिर आपको काफ़ी डिफरेंस पता चलेगा। तो ये जो आपका प्याज या फिर लौंग का तेल या फिर वेनिला जो है,
ये सब क्या है, ये सब आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, मतलब गंधीय सूचक हैं, घ्राण सूचक हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपके जो अम्ल और क्षार हैं उसके क्या रासायनिक गुणधर्म हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, जो धातु के साथ अभिक्रिया करती है जब अम्ल, तो क्या होता है, धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। तो देखिए, अम्ल जब किसी धातु के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तो यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, सोडियम जिंकेट बनते हैं और फिर आपके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होती है, तो आपको बताना है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तब कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और वहाँ पे फिर क्या बनेगा, लवण भी बनेगा। तो जनरली आपको ये पूछा जा सकता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो ये हाइड्रोजन गैस जनरली रिलीज होते हैं। सेकंड फिर क्या है, सेकंड कंडीशन क्या प्रॉपर्टी है इसका, देखिए धातु कार्बोनेट जब, और जो आपके धातु के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए, आपके जो धातु के कार्बोनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, सभी धातु के कार्बोनेट और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक संगत लवण बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट बनाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके धातु के कार्बोनेट है और जो धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और फिर क्या बनता है, यहाँ पे लवण बनता है और फिर जल का निर्माण होता है। तो देखिए, आप जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, प्रतिक्रिया कराएंगे, तब कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन जब अम्ल को धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सोडियम कार्बोनेट को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी नमक बनेगा जो कि लवण है, और यहाँ पे बनेगा फिर आपका H2O जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है, देखिए जब आप अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करा देंगे तो क्या होगा। देखिए, अभी तक हम लोग ये देखें कि धातु के साथ यानी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एसिड तो क्या होगा, और उसके बाद हम लोग देखें कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा उसमें और फिर जल भी निकलेगा और क्या होगा, लवण का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए अम्ल को क्षार में अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा, तो देखिए अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये ठीक वही अभिक्रिया है जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान को अगर एसिडिटी हो जाए, मान लीजिए आपको एसिडिटी हो गया तो फिर आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पे आप बोलते हैं कि आपको एसिडिटी हो गया है, तो वे क्या देते हैं, एंटा एसिड देते हैं और वो क्या होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब आपके पेट में जो एसिड है, अत्यधिक एसिड बन गया है, जब उसके साथ वो एंटा एसिड रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और वाटर बना देता है और जल बना देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब इसका रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पे HCl से करते हैं तो फिर क्या बनेगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और फिर क्या बनेगा, आपका जल बनेगा यानी H2O बनेगा। उसके बाद
फिर यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए, और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको एसिडिटी हुआ, आपने एंटासिड लिया तो फिर क्या बना आपके पेट में? साल्ट और वाटर बना, और फिर वो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। जो एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे है, धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया होता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, धातु के किसी भी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, आप जैसे आयरन के ऑक्साइड ले लीजिए, तो या फिर किसी भी धातु का ऑक्साइड ले लीजिए, तो जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल प्रदान करता है। अतः जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? क्षारकीय क्या होते हैं? ऑक्साइड भी इनको कहा जाता है। यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जनरली क्या कहा जाता है? क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। उसको बेसिक ऑक्साइड जनरली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो फिर क्या होता है? इसका जो विलयन होता है वो नील हरित रंग में बदल जाता है। और जो नील हरित कलर में चेंज होता है, ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पे जो विलयन बनता है वो क्या बनता है? कॉपर टू क्लोराइड बनता है। यानी देखिए, जब आप कॉपर ऑक्साइड को, यानी जो कॉपर आपका तांबा हो गया, तांबा के जब ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन बनेगा, जो घोल बनेगा, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर होगा नीला हरा, मतलब ब्लू ग्रीन टाइप का एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और ये किस लिए होता है? ये होता है कॉपर टू क्लोराइड के बनने के कारण। और इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है। तो आपके एग्ज़ाम में जनरली ये पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, कि जब कॉपर ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसका कलर क्या होता है, या फिर उसका कलर किस में चेंज हो जाता है? तो उसका कलर किस में चेंज होता है? ब्लू ग्रीन में चेंज हो जाता है। अब देखिए आपका क्या है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी अब यहाँ पे उतनी देर से हम लोग क्या कर रहे थे? एसिड के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसी नॉन मेटल का, मतलब नॉन मेटल मतलब जो धातु नहीं है, जो धातु नहीं है उसके ऑक्साइड का, यानी जो नॉन मेटल्स में कौन आ गए? आपके गैस आ गए। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स का अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे क्षार के साथ, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है ये एक क्षार है, ठीक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्षार है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? नॉन मेटल है, यानी एक अधातु है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि गैस है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो क्षार है उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ भी आपके लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये आपका है। देखिए यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो आपके अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड यहाँ पे क्या होते हैं? जनरली अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पे देखिए इस का जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे जो भी आपके डिटेल्स में दी गई है इस चैप्टर के बारे में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में देखिए यहाँ पे जो आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन में आने लायक जो क्वेश्चन है, कि अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? तो लाल कलर में बदल देता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला में बदल देता है। फिर आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन जो है ये क्या है? तो ये एक सिंथेटिक एसिड और बेस के इंडिकेटर हैं। फिर आपका लिटमस जो विलियन है, यानी लिटमस सॉल्यूशन है,
इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड के, धातु के साथ जब रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है या फिर क्या बनता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पे जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इसको ज़रूर याद कर लेना है। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप इसे रिवीजन करेंगे और जब आप वीडियो देखेंगे तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा या फिर मैं जो बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहली बात कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों ये हम लोग देख चुके हैं। और इससे पता क्या चलता है, जब एक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, इसका मतलब उस अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। आयनों द्वारा अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए आपके एनसीईआरटी जो किताब है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उसमें एक एक अनुप्रयोग यानी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक बीकर में क्या करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता है और जब वहाँ पे एक परिपथ बनाया जाता है बैटरी की सहायता से, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक बल्ब लगाया जाता है। और जब यहाँ पे स्विच को ऑन किया जाता है तो ये बल्ब क्या होता है, लाइट होता है यानी जलता है। तो सिंपली जब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक जो आपका एसिडिक मीडियम है, डाइल्यूटेड एसिडिक मीडियम है, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे विलयन यूज़ किया गया था। देखिए तनु तब उसको बोलते हैं, मान लीजिए आप अगर किसी भी चीज़ में मान लीजिए नमक का आपने घोल बनाया, लेकिन एक मान लीजिए आप शरबत ही बनाए नींबू पानी का, लेकिन उसमें क्या हुआ, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप नमक की मात्रा को कम करने के लिए क्या करते हैं, जनरली आप उसमें पानी डाल देते हैं, ताकि वो क्या होगा, जो नमक ज़्यादा आपको स्वाद में लग रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो आपने यहाँ पे इनडायरेक्टली आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पे नमक का कॉन्सेंट्रेशन था पानी मिलाकर क्या किया, कम किया। तो ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया गया है, इसका मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डाइल्यूट किया गया है, उसमें जल मिलाकर क्या किया गया है, उसको एक प्रबल अम्ल से दुर्बल अम्ल बनाया गया है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि तनु क्या होता है। तनु अम्ल या फिर अम्लीय विलयन में जब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये लाइट क्या होता है, जलता है। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि एक अम्लीय मीडियम में क्या होगा, ये जो आपका करंट है यानी विद्युत धारा है वो बहने लगती है। और ये क्यों होता है, ये उस अम्लीय विलयन में जो आयन मौजूद रहते हैं उसके वजह से होते हैं। और आप जानते हैं कि जो अम्ल विलयन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए जब HCl को आप H2O से क्या करेंगे, यानी जल से जब आप इसे मिला देंगे यानी अभिक्रिया करा देंगे तो फिर क्या होगा, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन और आपका Cl माइनस यानी जो आपका क्लोरीन का आयन है ये उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। तो ये क्या करता है, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हम लोग हमेशा H प्लस एक्वस दिखाते हैं। ये देखिए आपका एक्वस है। उसी तरह से यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोजन आयन को H प्लस एक्वस दिखाते हैं, या फिर हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन, यानी जो H3O है, यहाँ पे 3 होगा H3O प्लस। तो ये जो H3O प्लस है ये आपका है हाइड्रोनियम आयन। यानी जो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि अगर अम्ल को हम लोग जल में घोलेंगे, यानी जल के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो उसमें कौन से आयन उत्पन्न होंगे, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। या फिर अगर आप आपके ऑप्शन में वहाँ पे अगर रहे कि
हाइड्रोनियम आयन, तो वहाँ पे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब हम लोग अम्ल को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र रूप में नहीं मौजूद रह सकता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं H+ एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में आपका जो हाइड्रोजन आयन है ये उपस्थित रहता है जल में। उसके बाद देखिए ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग अम्ल को अगर जल में घोलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग क्षार में क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग एक क्षार में यानी एक बेस में जब हम लोग जल मिलाते हैं यानी H2O मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए जो बेस यहाँ पे जो वाटर में सोल्यूबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये आपका एक क्षार है। और जब एक क्षार को यानी एक बेस को जब आप जल में मिला दीजिएगा, H2O में मिला दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका सोडियम का आयन उत्पन्न होगा और फिर आपका हाइड्रोक्साइड का आयन उत्पन्न होगा। ठीक उसी तरीके से जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यानी KOH, जब इसको आप जल से मिलाइएगा तो क्या होगा, आपका पोटेशियम का आयन रिलीज होगा और फिर आपका क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होगा। तो ये होता है जब यहाँ पे आप अम्ल में जल मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन आपका बनता है। और जो क्षार होते हैं, क्षार में जब आप जल मिलाते हैं तो क्या होता है, आपका हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए ये जो जल में आप अम्ल या फिर क्षार मिलाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है, जल में घुलने की जो प्रक्रिया है किसी अम्ल या फिर क्षार की, ये क्या होता है, ये ऊष्माक्षेपी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन और इसमें ऊष्मा यानी हीट निकलता है। देखिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या फिर जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन है में प्रति इकाई क्या होती है, उसके आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप अगर नींबू का शरबत बनाते हैं और उसमें आपका जो जो नमक है वो ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसमें क्या मिला देते हैं, उसमें पानी मिलाकर उसे कंट्रोल करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आप क्या लेते हैं, एक अम्ल लेते हैं जो कि काफ़ी एसिडिक है और उसमें अगर आप वाटर मिलाते हैं तो क्या होगा, फिर ये क्या होगा, इसके जो हाइड्रोजन आयन यानी H3 जो O+ है या फिर जो अगर क्षार में हम लोग अगर पानी मिलाते हैं तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके प्रति इकाई जो इसका आयतन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सांद्रता होती है आयन की प्रति इकाई आयतन में, जो सांद्रता होती है आयन की, यानी एक इकाई अगर हम लोग यहाँ पे 1 घन मीटर लिए या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए या फिर 1 मिलीमीटर क्यूब लिए, इस 1 मिलीमीटर क्यूब में जो आपका आयन पहले मौजूद था और पानी जब मिला देते हैं तो उस 1 मिलीमीटर क्यूब में इकाई मान रहे हैं यहाँ पे 1 मिलीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में जो आपका आयन होगा उसका सांद्रता क्या होगा, कम हो जाएगा। जिसके कारण हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो जिस अम्ल में हम लोग पानी मिलाए हैं यानी जल मिलाए हैं या फिर जिस क्षार में यानी बेस में हम लोग वाटर मिलाए हैं, जल मिलाए हैं, वो क्या हो गया, वो तनुकृत हो गया। वो क्या हो गया, तनु हो गया, यानी वो डाइल्यूट हो गया। तो इसी को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, डाइल्यूशन में, तनुकरण में क्या होता है, किसी भी एसिड में जल मिला देते हैं तो उसके जो हाइड्रोजन आयन या फिर जो क्षार में अगर मिलाते हैं तो उसके जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या होती है, कमी होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। देखिए किसी विलयन में जो आपके हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं, आप इसे कैसे मापेंगे।
तो उसके लिए एक स्केल विकसित किया गया है, यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसे पीएच में पी सूचक है, यानी जो आपका यहाँ पे इसको पीएच से लिखते हैं जनरली हम लोग। और देखिए, मान लीजिए आप कोई एसिडिक यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या लिए, नींबू का रस लिए। आप जानते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वे स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी आप अगर नींबू का रस लेते हैं और यहाँ पे आप पीएच स्केल, आप इसमें पीएच लगाते हैं और मापते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन मौजूद है, हम लोग जानते हैं कि एसिड में क्या मौजूद रहता है, एसिडिक विलयन में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मौजूद रहता है। तो इसी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सांद्रता कितना है, ये हम लोग कैसे मापते हैं, इसको हम लोग पीएच स्केल से मापते हैं। और यहाँ पे ये पीएच स्केल हमें ये बताता है कि इस नींबू के रस में यानी साइट्रिक एसिड में कितनी मात्रा में आपका हाइड्रोजन आयन मौजूद है। और यहाँ पे देखिए, जो आपका जो उदासीन विलयन होता है इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। पीएच स्केल जनरली जो होता है ये आपका क्या होता है, 0 टू ये कितना होता है, ये यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और ये 14 तक होता है। बीच में यहाँ पे आपका 7 होता है और यहाँ पे जो 7 होता है इसको उदासीन माना जाता है। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच यानी किसी भी विलयन का पीएच अगर 7 आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पदार्थ क्या है, ये उदासीन है। अगर यहाँ आपका जो पीएच है ये 7 से 0 की ओर जाता है यानी कम होते जाता है पीएच का मान, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो विलयन या फिर पदार्थ है वो क्या है, वो एसिडिक है, यानी एसिडिक नेचर का है, अम्लीय नेचर का है। और अगर यहाँ पे जो आपके किसी भी पदार्थ का जब हम लोग हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मापेंगे और जब वहाँ पे पीएच स्केल में ये 7 टू 14 की ओर यानी 7 से लेकर 14 की ओर जब ये आगे बढ़ेगा, तब हम लोग बोल सकते हैं ये बेसिक नेचर का है, यानी क्षारीय नेचर का है, यानी कम अम्लीय है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह क्या होगा, अम्लीय होगा। और यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो क्या होगा, वह विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। मान लीजिए कि किसी पदार्थ का जो आपका यहाँ पे रीडिंग आया ये कितना होगा, पीएच अगर किसी का मान 1.2 होता है और अगर यहाँ पे किसी का यहाँ पे आपका 10 आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा मौजूद है ये 1.2 जिस पदार्थ का पीएच है उसमें मौजूद है। और इस 10 में जो आया 10 पीएच मान जिसका आया जिस पदार्थ का, उसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में मौजूद है और अधिक मात्रा में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है यानी OH जो आयन है ये मौजूद है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपका यहाँ पे जो अम्ल है, अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति होती है, इसको हम लोग जलीय विलयन में जब इसको घोलते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन और कितनी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होती है, ये बताती है कि ये अम्ल क्या है, ज़्यादा प्रबल है या नहीं है, या क्षार जो है ये ज़्यादा प्रबल है या नहीं है। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 2 एसिड्स लेते हैं हम लोग और इसमें अगर हम लोग एक एसिड को घोलते हैं और उसमें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसिड हम लोग इसमें मिलाए हैं वो क्या है, अधिक प्रबल है। और एक अगर हम लोग दूसरा एसिड लेते हैं और जिसमें हम लोग अगर जल में मिलाते हैं और जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कम मात्रा में अगर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आयन जो हम लोग एसिड इसमें मिलाए हैं वो क्या है,
वो दुर्बल है, यानी उसमें कम पावर है। इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं इसको, कि जब भी हम लोग अम्ल को हम लोग जलीय विलयन में मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो आयन ये प्रोड्यूस करते हैं अम्ल यानी H+ आयन, उसकी मात्रा जो होती है वो निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है, वो बताती है कि ये जो अम्ल है वो कितना शक्तिशाली है। उसके बाद देखिए जो हमारा शरीर है, यानी जो हमारा बॉडी है, ये 7.0 से लेकर 7.8 परास के बीच काम करती है। यानी जो हमारे बॉडी का जो पीएच है ये कितना है, ये जनरली आपका 7 से लेकर 7.8 तक है। यानी हमारा जो बॉडी काम करता है वो उदासीन से लेकर स्लाइटली आपका बेसिक नेचर में काम करता है, स्लाइटली अल्कली नेचर में काम करता है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं या फिर जो भी हमारा बॉडी में मौजूद है, जो कुछ भी मौजूद है, वो उसका पीएच कितना हो सकता है, उसका पीएच 7.0 से लेकर 7.8 तक हो सकता है। हालांकि हमारे जो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका जो यहाँ पे पीएच मान है वो कितना है, 1.2 है। देखिए जब अम्लीय वर्षा का मान, जब पीएच मान 5.6 से क्या होता है, कम हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अम्लीय वर्षा हो रही है। मान लीजिए कि अम्ल जो वर्षा हो रही है, आप अगर उसका पीएच मापेंगे, अगर उसका पीएच 5.6 से कम आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक रेन हो रही है। और ये एसिडिक रेन बहुत ही खतरनाक होती है और इससे बहुत सारे जलीय जो जीव जंतु है उसका नुकसान होता है, वे लोग मर जाते हैं। ये अगर एसिडिक पानी में अगर वो लोग रहेंगे तो वो लोग मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो ये जो आपका एसिड रेन है ये बहुत ही खतरनाक है और इसका जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, आपका 5.6 से कम होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि जो हमारे शरीर जो काम करते हैं वो कितने पीएच में काम करते हैं, कितने पीएच के परास में, यानी कितने पीएच के रेंज में काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 7.0 से लेकर 7.8 पीएच के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। और आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि अम्ल वर्षा हम लोग कब बोलेंगे, तो जब वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा हो रही है। यहाँ पे देखिए आपका जो जठर रस है इसका जो पीएच होता है 1.2 होता है, नींबू का रस 2.2 होता है, शुद्ध जल जो होता है ये 7 होता है इसका पीएच। यानी जो आप पानी पीते हैं वो क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। अगर आप पानी को अगर टेस्ट करते हैं वहाँ पे अगर आपका पीएच 7 से कम आता है तो उस पानी को आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो एसिडिक है। तो यहाँ पे आपका जो पानी है, शुद्ध जल जो होता है जनरली क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, यानी ये उदासीन होता है। रक्त जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है इसका जो पीएच होता है ये 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच मान कितना होता है, ये 10 होता है, 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच मान क्या होता है, 14 होता है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए जो डिफरेंट आपके नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है और नेटल के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग लवण को देखेंगे और उसका हम लोग उपयोग को भी देखेंगे। तो देखिए आपका जो सोडियम क्लोराइड है जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, जनरली हम लोग साधारण नमक को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, खाने में हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी जो साधारण नमक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बनता है। यानी जब हाइड्रो जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तब क्या बनाती है, सोडियम क्लोराइड बनाती है। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ये एक उदासीन लवण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली हम लोग नमक बोलते हैं, और आम तौर पर हम लोग भोजन में उपयोग करते हैं। तो अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि कौन सा लवण है जिसे हम लोग भोजन में यूज करते हैं खाने में, तो ये लवण है आपका, एक उदासीन लवण है जो कि आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी साधारण नमक जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने में, या फिर आप उसको खाना के साथ खाते हैं। तो ये क्या है, ये एक लवण है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे साधारण नमक विभिन्न रोज़मर्रा के पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और आपके वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर आदि के लिए क्या होता है, इसको रॉ मटेरियल के रूप में यानी कच्चे माल के रूप में क्या होता है, यूज़ किया जाता है। देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, यानी जो यहाँ पे एक रिएक्शन आपकी दी हुई है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है, जब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जो पानी होता है, नमकीन पानी होता है, जब इसके जलीय घोल में, अगर मान लीजिए आप एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर में आप क्या करते हैं, इस बीकर में आप भर देते हैं नमक का घोल, यानी जो आपके घर में नमक होता है, इसको जब आप घोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जब आप इस नमक के घोल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे होगा क्या, एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन गैस क्या होगा, उत्पन्न होगा, और कैथोड पर क्या होगा, H2 गैस क्या होगा, उत्पन्न होगा। और देखिए कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल उत्पन्न होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है, इसमें एनोड पर कौन सी गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है, तो यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज़ होती है, यानी क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। और यहाँ पे अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि क्लोर क्षार की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है कैथोड पर, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जो ये आपका रिएक्शन होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। ये आपका जल है, लिक्विड में जब इसे मिलाते हैं और जब इसमें यहाँ पे बिजली मतलब फ्लो किया जाता है, यानी जो आपका करंट है, विद्युत धारा है, ये जब प्रवाहित की जाती है इस घोल में, तब यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और फिर आपका क्लोरीन गैस बनता है। कहाँ पे बनता है, ये एनोड पर बनता है, और फिर आपका H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होता है। उसके बाद देखिए आपका जो विरंजन चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है, विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, आप नाम ये काफ़ी सुने होंगे। तो इसमें देखिए जो क्लोर क्षार प्रक्रिया यहाँ पे हुई, इसमें जो क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज़ हुई, ये जो क्लोरीन गैस यहाँ पे एनोड पर रिलीज़ हुई है, इसी क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है, इसका हम लोग क्या उपयोग करते हैं, कपड़ा धोने में तो जनरली हम लोग करते ही हैं। कागज़ को ब्लीच करने में, पानी को शुद्ध करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कई बार कपड़ा को भी साफ़ करने में ब्लीच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे जो आपका क्लोरीन गैस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये जो क्लोरीन गैस क्लोर क्षार प्रक्रिया के थ्रू क्या हुआ, ये रिलीज़ हुआ। इसी क्लोरीन गैस का यूज़ कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। और ये आपका देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब यहाँ पे क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, CaOCl2 यहाँ पे आपका रिलीज़ होता है विरंजक चूर्ण, यानी जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और फिर आपका जो H2O है यानी जल है, ये भी आपका रिलीज़ होता है। देखिए जो विरंजक चूर्ण होता है यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको हम लोग CaOCl2 से हम लोग दर्शाते हैं। हालांकि जो इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है,
लेकिन इसको हम लोग सिंपली क्या दर्शाते हैं, CaOCl2 के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। और उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का नाम तो आपने सुना ही है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और देखिए ये जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बनाया जाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का निर्माण किससे होता है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड से होता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग खाना पकाने में करते हैं। और फिर एंटा एसिड का एक संघटक यानी घटक के रूप में भी हम लोग कंपोनेंट के रूप में भी क्या होते हैं, एंटा एसिड का इंग्रेडिएंट के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ये जो आपका बेकिंग सोडा है। इसका एंटा एसिड, जैसे अगर किसी को ज़्यादा एसिडिटी हो गया है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका सोडा वाटर है जनरली आप उसे पी सकते हैं न्यूट्रलाइज़ करने के लिए थोड़ा। लेकिन जो आपको गैस के जो आपके दवाई होते हैं उसमें यही आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंग्रेडिएंट के रूप में मौजूद रहता है एंटा एसिड्स में। तो ये जो आपका बेकिंग सोडा है, आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आपका जो बेकिंग सोडा है ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये खाना पकाने में यूज़ होता है। और कुछ एंटा एसिड्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स के रूप में मौजूद रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपका जो वॉशिंग सोडा है यानी सोडियम कार्बोनेट, जिससे आप कपड़ा धोते हैं, जिसे हम लोग जनरली धावन सोडा भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए सोडियम जो कार्बोनेट है ये आपका वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़, इन सभी के उद्योगों में क्या होता है, इसे यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा यानी जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसका। और पानी को साफ़ करने में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यानी नरम करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे नरम यूज़ कर सकते हैं, हालांकि देखिए आप जो हार्ड वाटर है इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे बहुत बार होता क्या है कि अगर आप किसी कुएं का पानी या फिर किसी नल का पानी आप जब साबुन उसमें लगाते हैं तो ज़्यादा झाग नहीं बनते हैं। और पानी से आप धोइएगा तो फिर वो क्या होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा झाग नहीं बनेगा। तो ये इसका मतलब आप समझिए कि जो आपके हार्ड वाटर हैं उसमें कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयन मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में जो आपका झाग होता है ये ठीक से बनता नहीं है। और इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, साबुन का वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। और ये जो वॉशिंग सोडा है ये क्या यूज़ करते हैं, उस हार्ड वाटर को हम लोग सॉफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा जो है यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आपका वॉशिंग सोडा का उपयोग कांच के उद्योग जो हैं वहाँ पे होते हैं, साबुन के उद्योग में होते हैं, कागज़ के उद्योग में होते हैं। और पानी को साफ़ करने के लिए भी किया जा सकता है। और फिर जो हार्ड वाटर हैं उसको यहाँ पे जो किसी भी वाटर का जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए भी हम लोग किया जा सकता है, कर सकते हैं वॉशिंग सोडा का यूज़, ताकि हम लोग उसका यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ा जब धोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा उसमें पहले पानी में मिलाते हैं और उसमें फिर कपड़ा धोते हैं। तो ये वॉशिंग सोडा जो हार्ड वाटर है उसके जो हार्डनेस है उसको दूर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आपका जो जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये दोनों एक दूसरे से ही संबंधित हैं। देखिए जिप्सम जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है, दो यहाँ पे जल के क्या अणु मौजूद रहते हैं कैल्शियम सल्फेट में, CaSO4। और इस कैल्शियम सल्फेट में यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलीकरण के पानी के रूप में दो पानी के अणु क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे देखिए जब गर्म करने पर जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है।
मतलब अगर आप जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो ये क्या बनाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। यानी जो आपका CaSO4 है, जब CaSO4 इंटू 2H2O जो है आपका यहाँ पे जिप्सम, इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा, ये CaSO4 इंटू हाफ H2O यहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ पे जिप्सम में क्या होता है, दो जल के अणु रहते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल के अणु रहते हैं, हाफ, यानी आधा जल के अणु रहते हैं। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ यूज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी जब हड्डियां टूट जाती हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में यूज़ होता है। आप देखते हैं कि जो किसी का अगर पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, उसे क्या करता है, प्लास्टर कर देता है। जनरली हम लोग बोलते हैं प्लास्टर कर दिया है। तो उसमें यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी जिप्सम को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा। यानी उसी जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसका यूज़ किया जाता है किसमें, हड्डियों को जोड़ने में, यानी प्लास्टर में यूज़ किया जाता है। बहुत बार इसका यूज़ सजावटी सामान या फिर खिलौने बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर में आपके काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं, काफ़ी ऐसे लाइंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन को जब जल में घोलेंगे तो क्या होगा, H+ आयन या फिर जो आपके H+ आयन जो हैं ये उत्पन्न होंगे। और H+ आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो किसके रूप में मौजूद होते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ एक्वस के रूप में मौजूद रहते हैं जल में। अगर हम लोग क्षार को जल में मिलाते हैं यानी जल में घोलते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होगा, OH- आयन उत्पन्न होगा। उसी तरीके से देखिए जो अम्ल या फिर क्षार को अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी अगर हम लोग किसी भी अम्ल में, मान लीजिए किसी अम्ल को अगर हम लोग तनु कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तनुकरण कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, ऊष्मा भी निकलेगी, मतलब हीट भी वहाँ पे क्या होगा, उत्पन्न होगा। देखिए किसी भी विलयन का या फिर किसी भी पदार्थ का जो हम लोग पीएच मानते हैं, मापते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। और वो पीएच स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है और ये बताता है कि वो जो विलयन है वो कितना एसिडिक है। और जो आपका पीएच स्केल होता है ये 0 to 14 होता है। 7 में ये क्या होता है, उदासीन होता है। 7 to 0 की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे यानी लेफ्ट की ओर जाएंगे तो ये एसिडिक नेचर का होगा। और अगर यहाँ 7 to 14 की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो ये फिर बेसिक नेचर का होगा, यानी क्षारीय गुण का होगा। और हमारा जो शरीर है वो कितने पीएच में काम करता है, 7.0 से 7.8 तक। वर्षा जल का जो पीएच होता है ये कितना होता है, अम्लीय वर्षा जल का, तो ये 5.6 से कम जब होता है, वर्षा का जल जब 5.6 से कम हो जाता है इसका पीएच, तब हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है। और ये जो डिफरेंट आपके यहाँ पे पीएच मान दिए हुए हैं ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे जो डिफरेंट जो आपके प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी जो आपके नेचुरल सोर्सेस हैं, उसका यहाँ पे कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है, तो फिर ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि नेटल के डंक में क्या होता है, तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर ये जो लवण जो है डिफरेंट, तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या है और ये कैसे बनते हैं, सिंपली आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।